चलिए हम कर रहे हैं एक सीरीज जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन 10 टाइम्स बेटर जो है आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो करी जाए। कैसे आप एक कंफ्यूज एस्पायरेंट से एक कॉन्फिडेंट एस्पायरेंट की तरफ यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो करते हैं। एंड इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन आपके पास आता है कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से चूज जो है वो करते हैं। तो आमतौर के ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या देखा जाता है कि यूपीएससी में स्टूडेंट्स आपके पास क्या करते हैं कि जो आपने कॉलेज में आपका सब्जेक्ट ले रखा है उसी को या तो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। एंड या फिर वो आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कुछ भी सुन रखा है कि सर हमने एक फलाना ऑप्शनल किसी टॉपर ने हमको बताया, या हमारे को भैया हैं जो उन्होंने ये वाला ऑप्शनल ले रखा था, या उसके मेरे को नोट्स जो है वो अवेलेबल हो गए उस ऑप्शनल के, या किसी दूसरे ऑप्शनल के जो है मेरे को कोई लेक्चर्स जो है मेरे को अवेलेबल यहाँ पर हो गए, या यूट्यूब के ऊपर मैंने कोई सीरीज देख ली मुझे मिल गई। और इस तरीके से एक अनइन्फॉर्म्ड वे के अंदर जो है आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेते हो। बट प्लीज गाइस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो गेम चेंजर होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट या तो आपके मार्क्स को ओवरऑल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के ऊपर ही जो है आपके पास क्या कर दें, क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दें। मैं जब 1-to-1 सेशंस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने 1-to-1 में यही देखा है कि एक लास्ट मोमेंट के ऊपर कि सर एक प्रीलिम्स हम देख चुके हैं, एक साल की प्रिपरेशन हो चुकी है, बट अभी भी ना ऑप्शनल हमारा अनटेस्टेड है। हमारा तो प्रिपेयर ही नहीं हो पाया ऑप्शनल सही से, हमको आज भी हमारे ऑप्शनल को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड दे वांट टू चेंज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जस्ट इमेजिन, डेढ़ 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 साल की प्रिपरेशन के बाद में स्टूडेंट्स जो है अपना ऑप्शनल चेंज करना चाह रहे हैं, जबकि हम हमारी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन क्या मानते हैं, 6 मंथ है ना, ओमेगा अल्फा एंड देन क्वांटम। तो ऑप्शनल का जो डिसीजन लेना होता है हमको बहुत ही एक इन्फॉर्म्ड वे के अंदर जो है वो डिसीजन लेना होता है। आप लोगों को एक सेट क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हमको ऑप्शनल जो है वो किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सब लोग यहाँ पे पूछते हैं कि क्या सर ग्रेजुएशन का मेरा जो सब्जेक्ट होता है उसको मेरे को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना लेना चाहिए, यो से नो। हमेशा इस बात को समझना, योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द ऑप्शनल। इसका एकमात्र रीजन आपके पास यहाँ पे क्या होता है, तो इसका एकमात्र रीजन होता है कि सर हमने ग्रेजुएशन में इतने अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं होती है। जब ग्रेजुएशन में है हमने उस सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो उसको मैं सिर्फ उस क्राइटेरिया के ऊपर कि ग्रेजुएशन के अंदर मेरा क्या सब्जेक्ट रहा उसके बेसिस के ऊपर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लूं, तो ये तो एक जो है सेट क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे नहीं बैठता। तो दूसरी बात आती है कि हम लोगों को फिर ऑप्शनल किस तरीके से जो है वो चूज करना चाहिए। तो ऑप्शनल चूज करना चाहिए ये सोच करके कि ऑप्शनल मेरे कहाँ काम आता है। यस, ऑप्शनल मेरे कहाँ काम आता है, तो इसको समझते हैं। देखिए यूपीएससी में आपकी रैंक क्या आएगी, या आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या आपको क्या आईएएस बनते हो आईपीएस बनते हो, क्या चीज आपको मिलती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं। यस, हमारे मार्क्स जो है वो कितने आ रहे हैं। तो हम लोग एक तो मार्क्स को आपके पास यहाँ पे क्राइटेरिया रखना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया रखा जाता है कि कोई एक ऐसा ऑप्शनल हमें चूज करना है जो हमको ड्यूरेबिलिटी, हमारी जो ड्यूरेशन है प्रिपरेशन की, उसको जो है वो ना बढ़ाए। क्यों? क्योंकि हम लोग किस तरीके की प्रिपरेशन देख रहे हैं, हमारा एजेंडा है 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन करना। तो 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन अगर मेरे को करनी है तो मेरे को दो चीजें देखनी है कि मेरे को एक ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जो कि मेरे मार्क्स को बढ़ाएगा, और एक ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जो कि मेरी ड्यूरेशन को कैसा करता है, कम आपके पास यहाँ पे करता है। तो भी सबसे पहले तो हम लोग जो है वो उस क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि किस क्राइटेरिया के तहत हमको जो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या क्या सेट क्राइटेरियाज मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चार ऑप्शनल्स के सिलेबस को जो है वो डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू दैट क्राइटेरिया। एंड देन वी विल जस्टिफाई कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमारे लिए यहाँ पे सही जो है वो होता है। रेडी? यस, मनुआरली, लालू गौतम, कृष्णा, मुस्कान, पल्लवी झाला, रेडी एवरीवन? चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया समझते हैं कि सर वो क्या क्राइटेरिया आपके पास यहाँ पे होना चाहिए जिसके थ्रू हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है वो चूज करते हैं। तो अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करें तो देखो यूपीएससी में आपकी रैंक क्या आएगी, और ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मार्क्स के ऊपर। अब ये मार्क्स जो आपके पास यहाँ पे आते हैं, तो जैसे कि हमने फाउंडेशन सेशन के अंदर डिस्कस किया था, ये मार्क्स एक तो हमारे मेंस के एग्जाम के अंदर आपके पास यहाँ पे आते हैं, और एक आपके पास यहाँ पे आता है हमारे इंटरव्यू के अंदर। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं फाउंडेशन सेशन में भी पूछता हूँ, क्या इंटरव्यू के मार्क्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं सर, इंटरव्यू के मार्क्स को जो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम कौन से मार्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं? हम मेंस के अंदर हमारे कितने मार्क्स आएंगे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन फोकस हमेशा यूपीएससी की प्रिपरेशन में होना चाहिए, वो किसके ऊपर होना चाहिए? वो मेंस के ऊपर होना चाहिए। कि मेरे को एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में नहीं, मैं ओवरऑल मेंस के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाऊं। कि इन केस अगर मेरा इंटरव्यू खराब भी हो जाए तो भी मेरे पास ऑप्शनल में इतने मार्क्स हो, ऑप्शनल एक छोड़ो, पूरे मेंस में मेरे इतने मार्क्स हो कि मेरा सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो ना लगे।
करेक्ट? या मेंस में मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए कि अगर मेरा इंटरव्यू भी अच्छा चल जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिल करके मेरा जो एक एजेंडा है कि मेरे को एक सिंगल डिजिट रैंक लेनी है या मेरे को एक डबल डिजिट रैंक लेनी है, वो एजेंडा जो है मेरा कंप्लीट हो पाए। क्लियर? तो एजेंडा क्या है हमारा कि मेंस के अंदर, ओवरऑल मेंस के अंदर मेरे मार्क्स जो है वो कैसे होने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए, वो कंट्रोल्ड हमारे पास होने चाहिए। सेकंड हमारे पास यहाँ पे क्या चीज एजेंडा है, सेकंड एजेंडा हमारे पास यहाँ पर है कि ड्यूरेशन जो मेरी प्रिपरेशन की है वो कम हो। क्यों? क्योंकि हमको करनी है 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन, कि कम समय में ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन जो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो मार्क्स को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे फाउंडेशन सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्क्स आपके पास ओवरऑल यूपीएससी के पेपर में कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो सर एक तो ऐसे के पेपर में आपके पास मार्क्स आते हैं, उसके बाद आपके पास जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, इन सब में हमारे पास यहाँ पे मार्क्स जो है वो आते हैं। अब फर्स्ट करते हैं हमारे पास कि सर एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, जिसने मैथ्स को जो है हमारा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लिया। अब इसको यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर हम लोग देखते हैं, क्या मैथ्स की वजह से प्रीलिम्स के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं क्या? क्या इसमें कोई सपोर्ट करेगा मैथ्स? नहीं सर, प्रीलिम्स में कहीं पे भी हेल्प नहीं करता। क्या मैथ्स ऑप्शनल की वजह से आपके पास जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4, क्या यहाँ पे ज्यादा स्कोर करने में मैथ्स आपको कहीं पे भी हेल्प करेगा? नहीं सर, यहाँ पर भी कहीं पे भी हेल्प नहीं करता है। क्या मैथ्स की वजह से आप एक बेटर ऐसे लिख पाएंगे क्या? नहीं सर, यहां पर भी किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। और क्या मैथ्स की वजह से अगर आप देखते हो तो ऑप्शनल पेपर 1 और 2 में तो मार्क्स आएंगे, हाँ सर यहाँ पे तो मार्क्स आएंगे ही आएंगे। एंड अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली जो मैथ्स है हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सर, ये अलग से पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको अलग से पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये आपके पास यहाँ पे ड्यूरेशन को जो है आपके पास यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो अगर मैं जो मेरा हमारा एजेंडा होता है 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन करना, 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन अगर मुझे करना है तो क्या मैथमेटिक्स उस क्राइटेरिया में हमारे पास यहाँ पे सेट बैठता है? नहीं सर। तो मैथमेटिक्स या इस तरीके के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे इस क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पे आपके पास सेट जो है वो नहीं बैठता है। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट है, उसने जो है वो पीएसआईआर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो लिया है। अब समझते हैं पीएसआईआर अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया तो क्या क्या फायदा है आपके पास। सबसे पहले समझते हैं क्या प्रीलिम्स में आपके पास यहाँ पे हेल्प मिलेगी? हाँ सर, प्रीलिम्स के अंदर आपके पास बहुत सारा पॉलिटी आता है, बहुत सारा आईआर आता है, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ ना तो कम से कम भी 20+ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर जो है वो बनते हैं। तो अगर पीएसआईआर आपके पास ऑप्शनल है तो ये 20+ क्वेश्चंस आपके लिए क्या होंगे, आपके लिए एक केक वॉक जो है वो होते हैं। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 में क्या यहाँ पे हमको कहीं पे भी हेल्प मिलेगी? यस। जो जीएस पेपर 2 आपके पास होता है वो पीएसआईआर से अलाइंड होता है, तो आप ना जीएस पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर के आओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या सर ऐसे हम लोग अच्छा लिख पाएंगे, क्या ऐसे राइटिंग में पीएसआर की वजह से हेल्प मिलेगी? तो यस। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो बेसिकली अगर आपने कभी ऐसे का पेपर देखा हो तो जो ऐसे यूपीएससी में पूछा जाता है वो कोड बेस्ड आता है। और वो जो कोर्स होती है वो कोई मोटिवेशनल कोर्स नहीं होती, वो कोर्स किसकी होती है, वो कोर्स होती है थिंकर्स की। एंड इन थिंकर्स को जो है हम लोग पीएसआईआर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पढ़ते हैं। तो जब हमने इनको पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली हम लोग एक बेटर ऐसे जो है वो लिख पाएंगे। प्लस अगर आपके पास पीएसआईआर जैसा सब्जेक्ट है ना तो आपके पास कितने सारे डायनामिक करंट आपके पास एग्जांपल्स जो होंगे जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऐसे जो है आप यहाँ पे लिख पाओगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, इनमें तो मार्क्स सर, इनमें तो मार्क्स अच्छा आएंगे ही आएंगे। एंड दूसरी अगर मैं बात करूं कि ड्यूरेशन की, तो सर ड्यूरेशन ऑब्वियसली सर पॉलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, आईआर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना तो ये ड्यूरेशन की प्रिपरेशन को आपके पास क्या करता है, कम जो है आपके पास यहाँ पे करता है। तो अगर मैं 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करूं उस एजेंडा को लेकर के अगर मैं देखता हूं तो यस सर, ये ऑप्शनल जो है मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल सेट जो है आपके पास यहाँ पे बैठता है। तो इस तरीके का ऑप्शनल जो है वो लेना चाहिए। अब ना पीएसआईआर ऑप्शनल को लेकर के बहुत सारे लोगों को एक डर लगता है कि सर पीएसआईआर में ना, ये मार्केट में एक प्रोपोगेंडा भी चला हुआ है कि पीएसआईआर ऑप्शनल में ना बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, इट्स वेरी डायनामिक। आप जस्ट इमेजिन करके देखो, क्या आप पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स को छोड़ करके यूपीएससी क्लियर कर सकते हो क्या? सी, जस्ट इमेजिन, क्या पॉलिटी और आईआर के करंट अफेयर्स को छोड़ करके क्या आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो? नहीं, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप ओवरऑल अगर सिलेबस देखते हो यूपीएससी का तो आपको ये चीज पता चलेगी कि इररिस्पेक्टिव आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, हाफ ऑफ द पीएसआईआर ऑप्शनल आपको पढ़ना ही होता है। हाफ ऑफ द पीएसआईआर ऑप्शनल आप सभी पढ़ते हो। तो जब हाफ ऑफ द पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ना ही है तो हम क्यों ना फिर पीएसआईआर को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें। यस, जब हाफ ऑफ द पीएसआईआर पढ़ना ही है तो हम क्यों ना पीएसआईआर को ही हम जो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वो चूज करें। अब सर ये सब कुछ कैसे है, तो अब हम सिलेबस को कंपेयर करेंगे।
और सिलेबस को कंपेयर करके हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन सा सिलेबस जो है हमको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स जो है वो ला करके देगा, या कौन सा सिलेबस जो है, कौन सा ऑप्शनल जो है हमारे लिए बिल्कुल सही जो है वो बैठता है। तो सिलेबस वाइज कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का एजेंडा क्या रखना है? कंपैरिजन का एजेंडा हमको ये रखना है कि हमको उस सिलेबस को मैप करना है, जो भी ऑप्शनल आप चूज कर रहे हो उस ऑप्शनल के सिलेबस को हमको मैप करके देखना है कि वो ऑप्शनल मेरे जीएस के साथ कितना मैप हो रहा है। क्योंकि जितना जीएस के साथ मैप होगा उतना ही वो प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। प्लस अगर उसकी जीएस के साथ मैपिंग होगी तभी वो आपके पास क्या है, जीएस के भी किसी ना किसी एक पेपर में आपको अच्छे मार्क्स जो है वो दिलवाएगा। करेक्ट? यस, ये चीज हमको करनी है। तो हमको जीएस के साथ हमको उसकी मैपिंग जो है वो चेक करनी है। तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी, हम लोग सोशियोलॉजी, हम लोग पीएसआईआर एंड हम लोग हिस्ट्री, ये चार ऑप्शनल के सिलेबस को जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सो व्हाट इज द एजेंडा? हम क्या करेंगे, सिलेबस देखेंगे, उस सिलेबस की मैपिंग देखेंगे कि क्या जीएस के किसी पेपर के साथ हमारे पास यहाँ पे मैप हो रहा है क्या। अगर जीएस के साथ पेपर हो के साथ मैप हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग टारगेट आंसर राइटिंग की भी बात करें। चलो मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि हम ना पहले ये समझते हैं कि मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आया जाए। ठीक है, मेंस के अंदर हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स है वो कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो समझो, देखो मेंस में आपके पास कहाँ कहाँ पे मार्क्स आते हैं। ऐसे के अंदर आपके पास यहाँ पे मार्क्स आते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मार्क्स होता है। अब जस्ट इमेजिन आपने क्या किया है, तो आपने पीएसआईआर आपने अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रखा है। फिर हम एक इमेजिन करते हैं कि सर आपने मैथमेटिक्स जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग ना कैसे हम हमारे ओवरऑल मार्क्स को जो है वो इम्प्रोवाइज करते हैं। समझिएगा, अगर मैथ्स ऑप्शनल रखते हो तो क्या, देखो जीएस पेपर 4 की तो दोनों में ही तैयारी करोगे तो दोनों में एक जैसे ही मार्क्स आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें ऑप्शनल से। अब समझिए, मैथ्स की वजह से क्या बेटर ऐसे लिख पाओगे? नहीं सर। क्या जीएस पेपर 1 में कोई हेल्प मिलेगी? नहीं। जीएस पेपर 2 में कोई हेल्प मिलेगी? नहीं। जीएस पेपर 3 में कोई हेल्प मिलेगी? नहीं। तो ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 में आपके पास अच्छे से मार्क्स आएंगे। एंड अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन जो है वो ये आपके पास क्या करता है, इंक्रीज जो है वो करता है। सेकेंड हम बात करते हैं सर पीएसआईआर को लेकर के। पीएसआईआर की वजह से ऐसे अच्छा लिखेंगे? हाँ सर, ऐसे अच्छा लिखेंगे। क्या जीएस पेपर 1 में कोई हेल्प मिलती है? नहीं, जीएस पेपर 1 में कोई हेल्प नहीं मिलती। बट जीएस पेपर 2 में आपके पास यहाँ पे हेल्प मिलती है। जीएस पेपर 3 में कोई हेल्प मिलती है? नहीं, जीएस पेपर 3 में भी कोई हेल्प नहीं मिलती। फिर ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 में आपके पास अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड ड्यूरेशन को हमने देखा कि हाँ सर, ड्यूरेशन जो आपके पास यहाँ पे कम हो जाती है। अब ना समझो, ये मार्क्स को, जो पीएसआईआर की वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, मैं इसको और कैसे इंप्रोवाइज कर सकता हूं। इसको और इंप्रोवाइज करने के लिए हम करते हैं टारगेट आंसर राइटिंग। यस, जैसे हमने न्यूज़पेपर में न्यूज एडिशन, न्यूज नेविगेशन करके टेक्निक्स देखी है, वैसे ही हम यहां पर भी कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं टारगेट आंसर राइटिंग। अब ना समझते हैं ये टारगेट आंसर राइटिंग क्या है। देखो, यूपीएससी में ना एक हवा चलता है कि हमको आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग के नाम के ऊपर आप क्या करते हो, आप रेंडमली आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिल जाता है, आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने लग जाते हो। तो हमको ना ये नहीं करना है। रैंडमली नहीं सर, रैंडमली का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपको किसी दिन हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन दिखा, आपने आंसर लिख दिया। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन दिखा, आपने आंसर लिख दिया। इकोनॉमी का क्वेश्चन दिखा, आपने आंसर लिख दिया। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन दिखा, आपने आंसर लिख दिया। एनवायरमेंट का क्वेश्चन दिखा, आपने आंसर लिख दिया। ये सब नहीं करना है, हमको टारगेट आंसर राइटिंग करनी है। टारगेट आंसर राइटिंग कैसे, कि देखो, जब मेरा ओवरऑल सिलेबस खत्म हो जाएगा और फिर जब मैं अपने आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कर रहा हूंगा, उस टाइम देखो मैं एक तो ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करूंगा। यस सर। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करने की वजह से जीएस पेपर 1 की आंसर राइट सॉरी ऑप्शनल पेपर 1 की आंसर राइटिंग होगी, 2 की आंसर राइटिंग हो गई। और ये ऑप्शनल पेपर की आंसर राइटिंग से ही जीएस पेपर 2 में भी आंसर राइटिंग मेरी ऑलरेडी हो गई। यस, करेक्ट। तो ये तो मेरा हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, रेदर देन 1 घंटा, मान लो आपने 2 घंटे ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करी, उसके बाद 1 आवर आपको अलग से निकालना है, मान लेट से ये टारगेट अदर सब्जेक्ट, जीएस पेपर के अदर सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग के लिए। तो हम लोग रेदर देन रैंडमली किसी भी क्वेश्चन को आंसर करे हुए हैं, हम ना इनमें से जो 2 जीएस पेपर्स आपके पास यहाँ पे क्रॉस लग रखे हैं, इनमें से किसी भी एक पेपर को ना हम टारगेट करेंगे। अब टारगेट है ना, और उसकी सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे। लेट्स से अगर आपने जीएस पेपर 1 को टारगेट किया कि इन सब के अलावा मेरे जीएस पेपर 1 में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, तो हम सिर्फ उन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करेंगे जो जीएस पेपर 1 से आपके पास यहाँ पे रिलेटेड जो है वो होता है। या फिर आप जीएस पेपर 3 को टारगेट करते हो, तो हम सिर्फ उन क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करेंगे जो जीएस पेपर 3 से आपके पास यहाँ पे अलाइन जो है वो होता है। अब ना एक चीज समझिए कि सिर्फ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3, इन दोनों में से किसको मुझे टारगेट करना चाहिए। तो गाइस एक चीज समझना, जीएस पेपर 3 में आप कितनी ही तैयारी कर लो,
इसमें मार्क्स हमेशा कम ही आते हैं। इसीलिए हम जब 10x स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करता हूं मैं, तब इवन ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो कि जीएस पेपर 3 से अलाइंड होते हैं, मैं उनको 10x स्मार्ट प्रिपरेशन के अंदर जो है वो काउंट नहीं करता। करेक्ट, मैं नहीं कहता कोई ऑप्शनल बेकार है, ऑप्शनल सारे अच्छे हैं, बट हम बात कर रहे हैं 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन की। तो अगर मैं 10 टाइम स्मार्ट प्रिपरेशन की बात करूं ना, तो मैं जीएस पेपर 3 से अलाइंड ऑप्शनल्स वालों को इनमें जो है नहीं लेता, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं आते, इसमें इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते। तो जब मेरे को ऑलरेडी पता है कि इसमें इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, तो मैं इसको क्यों टारगेट करूं? मैं जीएस पेपर 1 को टारगेट करूंगा। तो हम क्या करेंगे, रैंडमली जो ये आपको 1 घंटा जो आपको मिलता है, इसमें रैंडमली रेदर देन किसी भी दूसरे पेपर के आंसर राइटिंग करे हुए, रैंडमली किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करे हुए, हम टारगेट करते हैं कि हम सिर्फ जीएस पेपर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो ये जो क्रॉस था जहां पे आपके कम मार्क्स आ रहे थे, अब ये सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा से? और इस तरीके से ओवरऑल हमारे ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, सॉरी, नॉट ओवरऑल ऑप्शनल, ओवरऑल मेंस के अंदर हमारे पास अच्छे से मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। करेक्ट, ओवरऑल ऑप्शनल में हमारे पास यहाँ पे अच्छे से मार्क्स आएंगे इसके अंदर। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। बट आपने देखा ना, ये सब पॉसिबल कब है? ये सब पॉसिबल सिर्फ तब है जब हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी ना किसी एक जीएस पेपर 1 से अलाइंड हो, जीएस पेपर 1 या 2, इन दोनों में से किसी एक से अलाइंड हो। यस, जस्ट सपोज अगर मेरा ऑप्शनल जीएस पेपर 2 से अलाइंड है, तो हम जीएस पेपर 1 की टारगेट आंसर राइटिंग करेंगे। और अगर मेरा ऑप्शनल जीएस पेपर 1 से अलाइंड है, तो मैं जीएस पेपर 2 की टारगेट आंसर राइटिंग करूंगा। और सर रही बात जीएस पेपर 3 की, उसको हम जो हमारी प्रिपरेशन है एक उसमें उतना ही इम्पैक्ट रखेंगे, क्योंकि यहां पे मैं ज्यादा एफर्ट दूंगा भी ना जीएस पेपर 3 में, तो 5 6 नंबर 10 नंबर ज्यादा ले आऊंगा, उससे ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट अगर मैं टारगेट आंसर राइटिंग करता हूं जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 की, डिपेंडिंग ऑन विच ऑप्शनल आई एम चूजिंग, तो वहां पे हम ना और अच्छा मार्क्स इंप्रोवाइज कर सकते हैं। एंड ओवरऑल हमको करना क्या है? हमको तो नंबर से मतलब है। यस, कि मेरे मार्क्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। तो क्राइटेरिया पूरा समझ में आया कि किस क्राइटेरिया के तहत मेरे को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। इट इज मार्क्स एंड ड्यूरेशन। और मार्क्स कैसे हम कहने ज्यादा आएंगे ओवरऑल मेंस में? जब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को मैप कर पाता हूं अपने किसी भी एक जीएस पेपर से। करेक्ट। यस। सो मैपिंग डिस्कस करें। आर यू रेडी? कि हम सर अब जो है वो ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कस करते हैं, और सिलेबस के थ्रू जो है हम लोग उसकी मैपिंग जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो, जीएस पेपर 1 2 3 के अंदर हमारे पास मेनली जो है वो क्या है? हमको देखना है हिस्ट्री, यस, हमको देख रहा है इकोनॉमी, हमको देखना है पॉलिटी, हमको देखना है आईआर, हमको देखना है आपके पास यहाँ पे जियोग्राफी, और इन सब के साथ मेरे को मैपिंग करता हुआ सा सब्जेक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे देखना है। क्योंकि ये सारा अगर मेरे ऑप्शनल में होगा, ये मेरे को प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, जीएस पेपर 1 2 3 में भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो हेल्प करेगा। क्लियर? चलिए, तो एक एक करके ना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिलेबस को जो है वो डिस्कस करते हैं कि सर सिलेबस जो है वो क्या है हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड एंथ्रोपोलॉजी का जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ना देखो, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। दो पेपर्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, एंड इन दोनों का ही जो है हम लोगों को यहाँ पे सिलेबस जो है वो डिस्कस करना है। तो पहले हम एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सोशियोलॉजी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम पीएसआई डिस्कस कर लेंगे, देन हम हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों को से मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, जब मैं क्वेश्चन करता रहूं तो आप मेरे को यस नो जो है वो बताते रहना है। करेक्ट, ताकि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस दिख रहा है अभी? यस और नो? दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? चलो, वेरी गुड। अब इसको डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो देखो, सबसे पहले अब इनमें से ये चीजें देखते चलो कि आपने क्या क्या चीजें, हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं पे ना आपके पास मैप हो रही है। सबसे पहले देखो, पेपर 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या क्या आता है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, कि कैसे आपके पास यहाँ पे हुआ। तो रिलेशनशिप बिटवीन द अदर डिसिप्लिन, सोशल साइंस हो गया, बिहेवियरल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, अर्थ साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया। क्या ये मेरे कहीं जीएस पेपर वगैरह के साथ कुछ खास अलाइनमेंट मुझे दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। फिर आपके पास क्या है, मेन ब्रांचेस ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी होता है, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपके पास है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है। क्या कहीं पे कुछ भी मैपिंग हमको यहाँ पे दिख रही है? से क्या किसी तरह की कोई भी मैपिंग दिख रही है? नहीं सर, एज सच तो अभी तक हमको कोई भी मैपिंग जो है वो नहीं दिख रही। अब नेक्स्ट समझते हैं कि सर यहाँ पर आपके पास यहाँ पे आ रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ अ मैन, कैसे कैसे हुआ। तो देखो, इस सेगमेंट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, प्री डार्विन आपके पास क्या रहा, डार्विनियन थ्योरी क्या है, पोस्ट डार्विनियन थ्योरी क्या है,
सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द टर्म्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ द इवोल्यूशन बायोलॉजिकल टर्म, डॉल्स रूल क्या था, कोप रूल क्या है, गॉस रूल क्या है, पैरेललिज्म क्या है, कन्वर्जेंस, एडेप्टिव रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीमेट्स आपके पास क्या क्या है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड पढ़ना है, प्रीमेट एंड टैक्सोनॉमी पढ़ना है, प्रीमेट एडेप्टेशंस आपको पढ़ना है, प्राइमेट टैक्सोनॉमी, प्रीमेट बिहेवियर क्या है, टर्शरी, क्वार्टररी फॉसिल, लिविंग मेजर प्रीमेट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द मैन, एप्स, स्केलेटल चेंजेस। अभी तक देखो हमने जितना भी सिलेबस आपने देखा ना, क्या आप इसको कहीं पे मैप कर पा रहे हो कि यार प्रीलिम्स में ऐसा कुछ भी पूछते हैं क्या? ऐसा कुछ भी आता है क्या प्रीलिम्स में? पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री वगैरह कुछ भी है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। क्या जीएस पेपर 1 2 3 में कुछ लग रहा है क्या इनमें से कहीं पे कुछ जो है वो इनमें से होगा? नहीं, अभी तक तो कहीं पे भी जो है मैपिंग हमारे पास नहीं आ रही। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया ना, फिफ्थ पॉइंट तक डिस्कस किया। लेट अस अंडरस्टैंड द सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट यहां पर क्या है? तो यहां पर आपके पास आता है फिलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होता है। फिर प्री लिस्टिक, ये आपके पास होमिनिड्स पढ़ना है इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका में आपके पास किस तरीके से हुआ। होमो इरेक्टस को आपके यहाँ पे पढ़ना होता है, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में आपके पास किस तरीके से हुआ। निनर्थल मैन को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। माउंट कैरमल के पास आपके पास ये जो चीजें हैं प्रोग्रेसिव टाइप आपके पास किस तरह का हुआ। ला चैपले एक्सेंट्स कैसे हैं। फिर रोडेशियन मैन आपके पास है, होमोसेपियंस आपके पास यहाँ पे है। अगेन क्या मेरे को प्रीलिम से, जीएस पेपर 1 से 2 से 3 से क्या कहीं पे कोई अलाइनमेंट दिख रहा है क्या इसका? से नहीं सर, यस नो, कहीं पे किसी तरह का कोई भी अलाइनमेंट नहीं दिख रहा कि मेरे जीएस पेपर 1 में या प्रीलिम्स में जो है यहाँ से जो है मुझे कुछ भी जो है वो हेल्प मिले। आगे नेक्स्ट देखते हैं 7 पॉइंट। द बायोलॉजिकल बेसिक्स ऑफ द लाइफ, सेल हो गया, डीएनए स्ट्रक्चर हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। सर ये तो हम साइंस एंड टेक के अंदर पढ़ते हैं, यस। तो ये चलो साइंस एंड टेक के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे अगर इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो है आपके पास यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। तो ओवरऑल अभी तक हमने 7 पॉइंट देखे, उसमें से कितना, सिर्फ एक पॉइंट अभी तक मेरे जीएस पेपर में मैप करता हुआ जो वो निकल रहा है, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आया। नेक्स्ट समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। क्रोनोलॉजी कैसी रही है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स क्या क्या रहे हैं, कल्चरल इवोल्यूशन आपके पास यहाँ पे क्या रहा, ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स आपके पास कैसे रहे। तो चलो ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो है सर हमको थोड़ी सी यहाँ पे हेल्प जो है वो मिल जाती है। हम सर हिस्ट्री में पढ़ते हैं पैलेयोलिथिक कैसा रहता है, मेसोलिथिक कैसा रहता है, न्यूलिथिक क्या है, चालकोलिथिक क्या है, कॉपर एंड ब्रॉन्ज क्या है, आयरन एज आपके पास यहाँ पे कैसी रही। तो हाँ सर, ये ना एंशियंट हिस्ट्री के हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अभी तक ना दो मैपिंग हमारे पास यहाँ पे हुई है। एक तो क्या मैपिंग हुई, एक तो मैपिंग हुई सर साइंस एंड टेक्स्ट को लेकर के, और एक ये मैपिंग हो रही है जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री से जो हमारा थोड़ा सा मैप जो है वो होता है, करेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे आगे का सिलेबस देखते हो तो आपके पास आता है द नेचर ऑफ द कल्चर, द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर आपके पास किस तरीके से रहा, सिविलाइजेशन कैसे आपके पास रहेगी, ठीक है, रिलेटिविज्म आपके पास किस तरीके से आएगा, कोई मैपिंग, सर हल्की फुल्की सी मैपिंग है। द नेचर ऑफ द सोसाइटी आपके पास किस तरीके से रहा, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या है, सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे बने, सोशल ग्रुप्स कैसे बने, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपके पास यहाँ पे कैसे कैसे रहा। इतना कुछ खास के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं नहीं सर। क्या जीएस पेपर 1 2 3 में सर इतना कुछ खास अलाइनमेंट यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। मैरिजेस को देख लो आप यहाँ पे पास कि कैसी कैसी मैरिजेस आपके पास होती है, डेफिनेशन एंड यूनिवर्सलिटी दिखता है। लॉ ऑफ मैरिजेस आपके पास क्या है, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी आपके पास है। टाइप्स ऑफ मैरिजेस कौन कौन सी है, फंक्शंस ऑफ मैरिजेस क्या है, मैरिज रिलेशंस आपके पास कैसे होते हैं, मैरिजेस पेमेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, फैमिली को लेकर के आपके पास यहाँ पे डिस्कस करना होता है, किनशिप को लेकर के आपके पास यहाँ पे डिस्कस करना होता है। तो इतना सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर आप आगे भी देखें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, क्या क्या है, मीनिंग है, स्कोप है, रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी आपके पास है, फॉर्मुलिस्ट है, सबसिक्वेंट डिबेट है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग है आपके पास यहाँ पे। उसके बाद हम आगे यहाँ पे देखते हैं तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कल्चर क्या क्या है, बैंड, ट्राइब, शिफ्टडम है, किंगडम एंड स्टेट्स है, कंसेप्ट ऑफ द पावर है, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी है। उसके बाद आप आगे देखते हो तो चलो सर रिलीजन आपके पास यहाँ पे है, यस। एंड देन आप लास्ट में देखते हो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आपके पास यहाँ पे आ गई। थ्योरीज किस किस की है, तो क्लासिकल इवोल्यूशन आपके पास टेलर है, मॉर्गन है, फ्रेज है। हिस्टोरिकल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चरल एंड पर्सनालिटी, न्यू इवोल्यूशन, कल्चरल। उसके बाद आगे भी आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस देखो। गाइस जस्ट ये इमेजिन करके आप यहाँ पे देखो कि इतने सारे बड़े, अभी तक हमने एक पेपर का पूरा हम लोग यहाँ पे देखे ना, तो सिलेबस हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, करेक्ट। एक पेपर का इतना बड़ा सिलेबस ना हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। बट इस सिलेबस में कहीं पे भी आपको ये कुछ मैप कर पा रहे हो क्या कि यार ये मेरे प्रीलिम्स में कहीं पे हेल्प करेगा कहीं पे? से भूपेंद्र सुयाल, करिश्मा, मनवार, पल्लवी, यस, मुस्कान, अनुष्का, गौरी, काजल, क्या कहीं पे भी लग रहा है क्या कि कहीं पे मेरे कुछ मतलब कुछ मैप हो रहा है कहीं पे? एक दो पॉइंट्स आ रहे हैं जो साइंस एंड टेक में, कहीं पे एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे मैप हो जाएगा।
और क्या कहीं पे मुझे लग रहा है कि सर कहीं पे हेल्प होगी इससे? से नहीं लग पा रहा है ना, कहीं पे भी जो है वो नहीं लग पा रहा। तो क्या ये 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हमारे पास कहीं पे भी मैच कर पा रहा है क्या? से अगर मैच नहीं करेगा तो एक पेपर मेरा सेट नहीं हो पाएगा, वो पेपर सेट नहीं हुआ तो टारगेट आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी, टारगेट आंसर राइटिंग नहीं हो पाई तो पूरा फिर वो सिर्फ ऑप्शनल के पेपर को आप लेकर के जो है वो बैठते रहोगे। तो अभी तक तो सर कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा, यानी पेपर 1 तो 10x में हमारा कैंसिल हो जाता है। पेपर 2 का सिलेबस जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सर पेपर 2 का सिलेबस आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है। So let us understand पेपर 2 सिलेबस क्या है आपके पास। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्या क्या है, प्री हिस्टोरिक आप पढ़ते हो, प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ते हो, प्री हड़प्पन पढ़ते हो, हड़प्पन पढ़ते हो, पोस्ट हड़प्पन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल। सर एंशियंट हिस्ट्री से हमारे रिलेट हुआ, जीएस पेपर 1 से थोड़ा सा मैप हुआ, चलो गुड वन। तो एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे मैप हुआ। फिर देखो आपके पास आगे क्या है, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंसेस फ्रॉम शिवालिक्स आपके पास कैसा है, क्या कुछ मैपिंग हो रही है क्या? सर मैपिंग नहीं है, यस। फिर एथनो आर्कियोलॉजिकल इंडिया आपके पास कैसा था, द कंसेप्ट ऑफ एथनो आर्कियोलॉजिकल सर्वाइवल्स कैसे हुए, पैरेलल्स अमंग द हंटिंग, फॉरेजिंग, फिशिंग है, पेस्टोरल एंड पीजेंट्स कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड, नहीं सर। फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपके पास इंडिया की कैसी रही है, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आपके पास कैसे रहे हैं इन द इंडियन पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन पॉपुलेशन कैसी रही, क्या कहीं पे भी कुछ खास, देखो हल्का फुल्का तो सब कुछ मैप करेगा ही, हल्का फुल्का तो मैप करेगा ही, बट एक पावरफुल मैप अभी जब हम आगे देखेंगे ना आपको समझ में आएगा कि सर कैसे पूरा सिलेबस टप करके हमारे पास यहाँ पे मैप जो है वो कर जाता है। तो क्या ये भी यहाँ पे कुछ कहीं पे भी, जैसे कास्ट सिस्टम इन इंडिया आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर से कैसा रहा, वर्ण एंड कास्ट सिस्टम, हाँ सर हम लोग यहाँ पे जो है वो वर्ण सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहां पर जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन आपके पास कैसा रहा, कास्ट सिस्टम है, डोमिनेंट कास्ट है, कास्ट मोबिलिटी कैसे रही, फ्यूचर ऑफ द कास्ट सिस्टम, ये जजमनी आपके पास सिस्टम क्या था, ट्राइबल कास्ट कंटिन्यूम आपके पास कैसा है, सीक्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्या है, इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड, ये सर एंशियंट हिस्ट्री वापस थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे आ गया, ओवरऑल रिलीजन वाला कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो आपके पास है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म क्या रहा, जैनिज्म, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी सोसाइटी के ऊपर क्या आया, चलो ये हमारा थोड़ा सा मैप करता है। इमर्जेंस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, कंट्रीब्यूशंस ऑफ 18th एंड 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेशंस क्या 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 रहे थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इंडियन विलेज आपके पास कैसा रहा, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड देयर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, चलो ठीक है हल्का फल्का सा ये जो है थोड़ा सा मैप जो है हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इस पूरे सिलेबस को अगर मैं देखता हूँ, यस, इस पूरे सिलेबस को अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड डिप्रिवेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर, तो ये किससे मैप कर गया, ये चलो थोड़ा सा हमारे पॉलिटी से मैप कर गया, सोसाइटी से हमारे पास यहाँ पे मैप कर गया, सोशल चेंजेस एंड कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटीज, इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या रहे, द कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी आपके पास है, ये वापस हमारे पास मैप नहीं कर रहा है, करेक्ट, ये वापस हमारे पास मैप नहीं कर रहा। तो अगर मैं इस पूरे एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को मैं देखूं तो क्या मैं कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर ये जज कर पा रहा हूं क्या कि जीएस पेपर 1 2 या 3 से एक अच्छा अलाइनमेंट बन पा रहा है, छोटा छोटा कहीं पे भी, कहीं पे थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर से मैच कर गया, कहीं पे थोड़ा सा हिस्ट्री से मैच कर गया, कहीं पे थोड़ा सा जीएस पेपर 2 से मैच कर गया, पॉलिटी वाले टॉपिक से, करेक्ट, ऐसे हुआ। क्या हम एक बेस्ट मैचिंग बिठा पा रहे हैं क्या? से क्या हम बेस्ट मैचिंग बिठा पा रहे हैं? नो। तो क्या ये 10 टाइम्स स्मार्ट प्रिपरेशन में आएगा क्या? से अभी तक तो सनम नहीं हो रहा, अभी तक तो नहीं हो रहा। अब ना दूसरा ऑप्शन लेकर के देखते हैं, दूसरा ऑप्शन लेकर के देखते हैं, दूसरा ऑप्शन। सो एंथ्रोपोलॉजी कहीं पे भी मैप हुआ? मैप नहीं हुआ, जो मेरे क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरा यहाँ पे सेट नहीं हुआ। यस मुस्कान, डू यू एग्री विद दिस? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। आई एम, Yes, sir. It is not. Yes, sir. The way the you that point you are saying it is correct. अरे बीच में हाँ जी, Hello. यस, Yes, sir. I'm saying the point you are telling that is definitely correct. इट्स नॉट मैपिंग। Yes, sir. म्यूट योरसेल्फ, आपके बहुत पीछे नॉइस है। यस करिश्मा, Yes, sir. जस्ट गिव मी वन टाइम। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगा ये सिलेबस देख करके आपको? I believe 2% things are matching, so it's not in a 100x, 10x preparation. एंड स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उसमें जो है वो नहीं आता है आपके पास ना। चलो गुड वन। अभी हम आगे चल के सिलेबस को देखेंगे ना कि कैसे पूरा मैपिंग कैसे सच में सेट बैठती है पूरी। आपने पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ लिया ना? Almost. ऑलमोस्ट आपने पढ़ लिया, सो यू नो अबाउट पॉलिटी।
पॉलिटी का हाँ, पूरा सिलेबस आपको पता है ना, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, क्या yes, क्या yes. चीजें नहीं पढ़ी। चलो गुड वन। और आईआर आपका हो गया नहीं हो गया? Higher I have to start, I'll start from the next month. यू विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मैच, चलो गुड वन। तो अभी ना जब मैं मैपिंग, जब एक बेस्ट मैपिंग बैटरी होगी, आई विल टेक यू ऑन द कॉल, है ना यहाँ पे। Okay. उसके बाद हम देखो, आप समझोगे कि सर सच में कैसे मैपिंग जो है वो बैठती है। सो नाउ लेट अस डिस्कस सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के अंदर वापस सिलेबस को देखो, क्या क्या चीजें आपके पास आ रही है। सोशियोलॉजी डिसिप्लिन को पढ़ना है। मॉडर्निटी क्या है, सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। हाँ सर, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है हम लोग थोड़ा सा इसको जो है वो देख लेते हैं। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन ऑफ अदर सोशल साइंस कैसे हुआ। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, इतना कुछ खास है वो नहीं है। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, क्रिटिक क्या है, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स आपके पास क्या रहे, रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या कर रहा, पॉजिटिविज्म क्या है, और इसकी क्रिटिक आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, इसको पढ़ता है। फैक्ट एंड वैल्यूज क्या क्या है। फिर हम लोग देखते हैं रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। इसमें क्या क्या आता है, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स आपके पास आते हैं। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, वेरिएबल सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। क्या अभी तक हमको कहीं से भी प्रीलिम्स वगैरह किसी कुछ मैपिंग लग रही है? नहीं सर, किसी तरह की कोई भी मैपिंग नहीं लग रही। अब उसके बाद सोशल थिंकर्स को पढ़ते हैं। तो थिंकर्स आपके पास मार्क्स को पढ़ना होता है, आपके पास दर्कन को पढ़ना होता है, मैक्स वेबर को पढ़ना होता है, टॉलकट पर्सन्स को पढ़ना होता है, मार्टिन को पढ़ना होता है, मीड को जो है आपके पास यहाँ पे पढ़ना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चलो सर ठीक है, जो आप कह रहे थे ना ऐसे राइटिंग में थॉट्स आते हैं, तो हो सकता है इन किसी की जो है हमको यहाँ पे हेल्प जो है वो थोड़ी बहुत मिल जाएगी। चलो ठीक है, बट आप ये देखना, अगर आपका पीएसआर ऑप्शनल होता है तो इनको तो आप वहां पे भी पढ़ते हो। यस, इनमें से मैक्सिमम को हम वहां पे भी पढ़ते हैं। उसके बाद आप देखते हो स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी आपके पास यहाँ पे जो है वो किस तरीके से रहा। तो इसका कंसेप्ट देखना है, इक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, हायरार्की एक्सक्लूजन क्या है, पॉवर्टी क्या है, डेप्रिवेशन क्या है। थ्योरीज ऑफ द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे रहा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, वेबरियन थ्योरी क्या है आपके पास। डायमेंशन समझते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द क्लास, स्टेटस, ग्रुप्स, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम को पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोर्सेज एंड कॉजेज। ये जो मेरा ये कहने का मतलब है, जब आप इस सिलेबस को पढ़ रहे हो ना, क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि मेरा इसमें ना बेस प्रिपेयर्ड है, मेरे को आता है थोड़ा थोड़ा से? क्या लग रहा है क्या कि मेरे को कुछ कुछ आता है? नहीं लग रहा, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा ना। हाँ, गुड वन। आगे समझते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी देख लिया, फिर 6 पॉइंट देखते हैं, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, लेबर इन सोसाइटी क्या है, पॉलिटिक्स एंड सोशल सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ द पावर, पावर इलाइट्स को पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट्स आपके पास, कलेक्टिव एक्शन वगैरह ये सब। सर थोड़ा थोड़ा ना पॉलिटी से लिंक होता जा रहा है ना, हमको थोड़ा बहुत तो इसमें जो है वो आता है। करेक्ट, थोड़ा बहुत तो इसके अंदर आता है। फिर आपके पास आता है रिलीजन एंड सोसाइटी को डिस्कस करना है आपको इसके अंदर। तो इसमें सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ द रिलीजन क्या रहा, टाइप्स ऑफ रिलीजन क्या है, एंडनिज्म है, मोनिज्म है, प्लूरलिज्म आपके पास है, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, रिलीजन इन साइंस, ठीक है। सिस्टम ऑफ किनशिप, सर ये एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ना था, ठीक है कोई बात नहीं। बट फैमिली, हाउस होल्ड मैरिजेस है, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स है, लिनेजेस, डिसेंट पढ़ना है, पेट्रालजी, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, कंटेम्प्रारी आपके पास, कंटेम्प्रारी ट्रेंड्स जो आपके पास होते हैं उनको जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। फिर क्या है, सोशल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी आपके पास क्या रहा। तो हमने ना एक पेपर इसका पूरा का पूरा डिस्कस हमने किया। क्या कहीं पे भी लगा कि हमारा बेस बना हुआ है, हमको काफी कुछ आता है इसमें से? थोड़ा थोड़ा मैप करेगा, थोड़ा थोड़ा तो ऑब्वियसली मैप करेगा, थोड़ा थोड़ा तो मैप करेगा, ठीक है। बट एक, क्या मैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 इसके साथ कहीं पे मैप कर सक पा रहा हूँ क्या? अभी तक तो नहीं कर पा रहा। तो सोशियोलॉजी का भी पेपर 1 तो जो है वो तो मैप नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट देखते हैं पेपर 2, सोशियोलॉजी का पेपर 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर और चेंज इंडियन सोसाइटी में क्या क्या रहा है, इसको हमको देखना होता है। तो पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, स्टडी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियोलॉजी आपके पास यहाँ पे क्या रही, आपके पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपके पास क्या है, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी क्या थी, इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल आपके पास यहाँ पे क्या है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, प्रोटेस्ट कौन कौन से हुए, मूवमेंट्स कौन कौन से हुए कॉलोनियल पीरियड में, एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो ये थोड़ा थोड़ा कहीं पे हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री वाला टॉपिक जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है सर। आगे देखते हैं। फिर वापस सोशल स्ट्रक्चर आपके पास कैसा रहा। तो रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर आपके पास है, द आइडिया ऑफ द इंडियन विलेज कैसे रहा, विलेज स्टडीज क्या क्या है, एग्रेरियन एंड सोशल स्ट्रक्चर है, इवोल्यूशन ऑफ द लैंड टेन्योर सिस्टम कैसे रहा, कास्ट सिस्टम आपके पास यहाँ पे कैसा रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया में आपके पास यहाँ पे कैसी कैसी रही है, सोशल क्लासेस इन इंडिया आपके पास कौन कौन सी सोशल क्लासेस जो आपके पास यहाँ पे बन रही है,
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या है आपके पास यहाँ पे। एग्रीरियन क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, मिडिल क्लास है, सिस्टम ऑफ किनशिप, सर यहाँ पे ही पढ़ना है, इसे यहाँ पे ही पढ़ना है। लीनिएज क्या रहा, डिसेंट, टाइप्स ऑफ किनशिप क्या है, फैमिली एंड मैरिजेस पढ़ना है, हाउस होल्ड डायमेंशंस है, पेट्रार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वगैरह, ये सारी चीजें इसमें भी जो हमको यहाँ पे देखनी होती है। उसके बाद आप देखते हो सी पार्ट इसका जब स्टार्ट होता है तो विजन ऑफ द सोशल चेंज इन इंडिया, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ है, सोशल चेंजेस है, एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस। फिर रूरल एंड एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास हुआ, तो प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, कम्युनिटी वगैरह। फिर इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो देख रहे हो ना, बड़े लेम टॉपिक्स हैं। यस, बड़े लेम टॉपिक्स हैं। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में क्या क्या है, तो नेशन, डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स है, सोशल एंड पॉलिटिकल इलाइट है, रीजनलिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, सेक्युलरिज्म आपके पास यहाँ पे है। सर ये अगेन थोड़ा सा पॉलिटिक्स से जो हमारे पास यहाँ पे लिंक कर रहा है। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, पीस एंड फार्मर्स मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट है, बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट्स है, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स है, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी मूवमेंट्स है। सर ये ना थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे पास यहाँ पे जो वो लिंक कर जाएगा। करेक्ट, मूवमेंट्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो। फिर पॉपुलेशन का डायनेमिक्स आपके पास क्या है, चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस के। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो है हमारे पास यहाँ पे खत्म जो है वो होता है सोसाइटी सोशल सोशल। कितना मैप कर पाए, माय सिंपल क्वेश्चन। सही। करिश्मा, जैसे करिश्मा कोई जो है चलिए लेता है। सो यस करिश्मा, कितना मैप कर पा रहे हो आप इसको? I could to like the syllabus. I'm very familiar to it because I have studied in 11th and 12th. हाँ हाँ। मेरा base तो है उसमें. But हम्म। हाँ, if I compare it and align it with the preparation, जीएस तो पेपर्स, हाँ। alignment में है. Alignment is not there with any of the GS paper. If you take sociology as an optional, do you feel that it will be helping in you like scoring or like, है ना, making your I prelim selection think that easier? will be helpful for me because I have a base and I have Prelims, नहीं, I'm not talking about the prelim, preparation perspective. I'm talking about will it help in prelims? not that Not that much. Correct? in the तो mains. अभी तक हम ये देख रहे हैं कि ना तो इसकी जीएस पेपर के साथ कहीं पे अलाइनमेंट बैठा हमारा, है ना, थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट बैठ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो सबका ही बैठता है ना, प्रीलिम्स के साथ हमारे पास ऐसा कुछ अलाइनमेंट बैठा। अब ना, आई शो यू मैजिक। रेडी सब लोग? रेडी? चलो, तो हम ना अब पीएसआईआर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पीएसआईआर का सिलेबस जो है आपके पास यहाँ पे क्या चीजें जो है वो होती है। चलो करिश्मा को ही जो है वो ले लेते हैं वापस। करिश्मा, आपने पॉलिटी पढ़ लिया ना? Yes, till the चलो, governor I have done it. फिर न गवर्नर एंड ऑल, चलो गुड वन। तो हम जो है आपके साथ जो है पॉलिटी डिस्कस करते हैं, पीएसआईआर को जो है वो डिस्कस करता है। अभी मैं तो आया ही नहीं, हाँ जी, चलो अब हम सब आ गए यहाँ पे। सो नाउ लेट अस डिस्कस इट। सो हिस्ट्री पहले आ गया, हिस्ट्री को हटा देते हैं, पहले अपन पीएसआईआर को डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए गाइस, सो करिश्मा एंड आई विल बी discussing this time. Give me a moment. चलिए, just give me a moment. सो पीएसआईआर को डिस्कस करते हैं। पीएसआईआर कहाँ गया? पीएसआईआर हियर इट इज, पीएसआईआर। चलो करिश्मा, रेडी? Yes. देखो, तो पीएसआईआर के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 में इन दोनों में एक एक सेगमेंट होता है, एक ए सेगमेंट होता है और एक बी सेगमेंट होता है। तो लेट्स से ये मेरा ए सेगमेंट है, पेपर 1 का ए सेगमेंट। पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स आपके पास यहाँ पे किस तरीके से रहा। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, मीनिंग एंड अप्रोचेस क्या क्या रही, थ्योरीज ऑफ द स्टेट पढ़ते हैं, लिबरल थ्योरी, न्यू लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट, प्लूरिस्ट, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, फेमिनिस्ट थ्योरी आपके पास क्या है, जस्टिस आपके पास क्या होता है, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस क्या है, with special reference to Rawls theory of justice and its communication critique. इक्वालिटी आपके पास क्या है, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड अफर्मेटिव एक्शन। वैसे अपन ना इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये इक्वालिटी वाला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डेप्थ में देखते हैं, बट ये वाला टॉपिक क्या अभी तक कहीं पे हमारे इतना कुछ खास निकला क्या? नहीं सर, इतना कुछ खास जो हमारे पास यहाँ पे नहीं निकला। कोई बात नहीं, आगे देखो। फिर राइट्स की बात होती है, मीनिंग एंड थ्योरीज, डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स भी इसके अंदर पढ़ लेते हैं, तो पॉलिटी में हमको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। डेमोक्रेसी आपके पास यहाँ पे है, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव आपके पास है। कंसेप्ट ऑफ पावर देखा जाता है, हेजेमनी, आइडियोलॉजी, लेजिटिमेसी। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़नी पड़ती है, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फैसिज्म है, गांधीनिज्म है, गांधीज्म है आपके पास है, फेमिनिज्म आपके पास है।
इन सबको जो है वो पढ़ना होता है। सर यहाँ पे भी कुछ खास तो जो है हमको अभी भी तक मैपिंग नहीं दिख रही। अरे रुको तो सही, जादू अभी मैं दिखाऊंगा। यस, जादू जो हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 9th पॉइंट को देखो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ना है। धर्मशास्त्र क्या था, अर्थशास्त्र क्या है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस कैसी है, सर सैयद अहमद खान है, औरबिंदो को पढ़ना है, एम की गांधी को पढ़ना है, अम्बेडकर साहब को पढ़ना है, एम एन रॉय को पढ़ना है। सर ये तो ना हिस्ट्री से हमारे मैप हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ने होते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लोकी। सर ये सारे थिंकर्स हैं, ऐसे राइटिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब अभी तक कुछ खास मैपिंग दिखा क्या? अभी तक कुछ खास मैपिंग दिखा? अभी तक नहीं दिखा। मैजिक पार्ट बी में है, ठीक है। पार्ट बी का आप सिलेबस देखिए। चलो करिश्मा रेडी? Yes, sir. पार्ट बी आपके पास जो कि 50% ऑफ इंडियन मतलब पीएसआईआर के पेपर 1 का 50% है। अब इसका सिलेबस जो है आप यहाँ पे देखना कैसा आपके पास यहाँ पे रहता है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आपके पास आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ टू मास सत्याग्रह आपके पास यहाँ पे पढ़ना होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, पीसेंट एंड वर्कर मूवमेंट्स। ये सब क्या हो गया सर? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ोगे, सो यू विल बी हैविंग अ स्ट्रांग बेस ऑफ इट। फिर पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल था, सोशल था, मार्क्सिस्ट था, रेडिकल था। चलो ठीक है, मैच नहीं कर रहा। सेकेंड पॉइंट से मैजिक देखो, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, legacies of both British rule, different social and political perspectives। आगे देखो, salient features of the Indian Constitution। अरे सर, polity, preamble, polity, fundamental rights and duties, directive principles, DPSP, parliamentary system क्या है, amendments के procedure क्या है, judicial review कैसे होता है, basic structure doctrine कैसे होता है। yes, करिश्मा Yes, sir. पूरा पढ़ रखा है नहीं पढ़ The रखा है? basics are. आर यू हैविंग द बेस? गुड बेस ना? Yes, sir. थर्ड पॉइंट में यू हैव अ ग्रेट बेस, है ना। और उससे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था वो तो पूरा हिस्ट्री है, मॉडर्न Yes. हिस्ट्री। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट देखो, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, कैबिनेट यूनियन, ये Governor, सब उन सबको Vice President, and everything. करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट आपके पास कैसे है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये पूरा ऑलरेडी आप पढ़ के बैठे हो। Yes. प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह वो सब पढ़ना होता है। यस, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसको भी हाई कोर्ट वगैरह ये भी हम पढ़ के बैठे हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज एंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट, पढ़ते नहीं पढ़ते? Yes. सिग्निफिकेंस ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सर पूरा का पूरा पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं। फिर स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशंस, इलेक्शन कमीशन सर पॉलिटी में पढ़ते हैं, कैग पॉलिटी में पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन पढ़ रखा है, यूपीएससी पढ़ रखा है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन पढ़ते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सब पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा पार्ट भी मैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। आप देखो जो चीज मैं कहता हूं ना कि 50% ऑफ द पीएसआईआर तो पढ़नी है, पेपर 1 का 50% मेरे को बता दो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आपको? पेपर 1 का 50% पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? Yes, sir. यस, पेपर 1 का 50% तो आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड आप पेपर 1 का फर्स्ट पोर्शन देखो और सेकंड पोर्शन देखो, है ना करिश्मा? जस्ट 1 सेकंड, मेरे को आपको स्पॉटलाइट में लेने दो ना, लेट मी टेक यू टू द स्पॉटलाइट। चलो, let me take you to spotlight. Just give me a second. Remove pen and I need to take you to the spotlight. Spotlight for everyone. And even maybe spotlight में नहीं आज, add spotlight. चलो, good one. So अब ना इसके अंदर करिश्मा आप ये बताओ, जो पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट अपन ने देखा, आपको पता है वो एक स्टैटिक पोर्शन है, उसमें कोई करंट डेवलपमेंट नहीं होता, Yes. वो तो गया। वो तो पेपर पढ़ना है. 1 का जो बी पार्ट है वो पूरा इंडियन पॉलिटी है, उसके करंट अफेयर्स तो वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो जो Yes. प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि पीएसआईआर के अंदर डायनामिक बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। ये Quality तो 50% तो पढ़ना ही है. पढ़ना ही पढ़ना है। ये 50% तो आपको पढ़ना ही जो है आपके पास यहाँ पे होता है। यस, बाकी सब लोग अग्री करते हो नहीं करते हो? ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये 50% तो आपको यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। अब ना आगे का देखो, ये क्लियर हुआ, आगे का और अभी सिलेबस देखो एज इट इज, देखो पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी आपके पास है। यस, आगे देखो, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपके पास यहाँ पे क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ते हैं पूरा इंडियन पॉलिटी के अंदर। यस, उसके बाद रीजनल एस्पिरेशंस, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स आपके पास क्या है, प्लानिंग एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, नेहरूवियन एंड गांधीवियन पर्सपेक्टिव्स आपके पास क्या रहे, रोल ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग सेक्टर है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिलेशंस क्या क्या रहे,
नाइन्थ में देखो कास्ट है, रिलीजन है, एथेंसिटी आपके पास। उसके बाद पार्टी सिस्टम, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज आपके पास क्या होती है, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस आपके पास क्या है, पैटर्न ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स क्या है, प्रेशर ग्रुप्स आपके पास क्या क्या है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सोशल मूवमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स कौन से हैं, वुमेन मूवमेंट्स वगैरह हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आपके पास कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं? तो ये तो नहीं। बट अगर आप देखो 50% ऑफ द पूरा सिलेबस मैप हुआ कि नहीं हुआ? यस, 50% ऑफ द पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास यहाँ पे जो है वो मैप हो जाता है। आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर? तो पेपर 1 करिश्मा कैसा लगा? आपको नहीं लगता पीएसआईआर का काफी सारा सिलेबस तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया Yes, सही। है ना? तो यू वो आर एक हैविंग आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शनल्स, कौन से आपने कहा सोशियोलॉजी भी आपने 11 12 में पढ़ रखी है, मेरे को बताओ आउट ऑफ इन तीनों में से किसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है? मैक्सिमम तो फिर आई विल हैव इन पॉलिटी ओनली, बट हाँ मतलब वो अलाइन कर रहा है ज्यादा। पूरा का पूरा अलाइन कर रहा है। यस। तो जब आपने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है, अब जब आप पीएसआईआर को पढ़ोगे कितना बेटर तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। एक तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती और हम उसको पढ़ते हैं, एक जिसके बारे में हमको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है फिर हम उसको वापस पढ़ते हैं इन डेप्थ में। कहाँ Yes, पे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी, कहाँ पे आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। the depth from the second one. करेक्ट, यस। अब ना पढ़ते हैं हम लोग पेपर सेकंड को जो है वो देखते हैं। लेट अस डिस्कस पेपर सेकंड। यस, पेपर सेकंड को देखते हैं। अब पेपर सेकंड में अगेन ए और बी दो पार्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो है ना? अगेन एक सेकंड में आपको स्पॉटलाइट से हटाता हूँ ना। चलिए गुड वन। चलो, तो पेपर सेकंड के अंदर आप यहाँ पे देखते हो ना, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह इन सब के ऊपर पेपर सेकंड आपके पास यहाँ पे होता है। तो शुरुआत में आप यहाँ पे देखते हो तो इसमें भी अगेन ए और बी दो पार्ट आपके पास यहाँ पे होता है। तो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना होता है। यहाँ पे आप नेचर एंड मेजर अप्रोचेस क्या क्या रहा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, लिमिटेशंस ऑफ द कंपैरेटिव मेथड्स आपके पास क्या क्या है, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स आपके पास यहाँ पे क्या रहा है, कैरेक्टर्स एंड चेंजिंग नेचर ऑफ द स्टेट इन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमीज, एडवांस इंडस्ट्रियल। अभी तक तो कुछ खास हमको समझ नहीं आ रहा क्या है ना? करेक्ट सर। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स है, सोशल मूवमेंट्स है इन एडवांस इंडस्ट्रियल। सर ये पढ़ रखा है हमने। Globalization, response from development and developing societies, approaches to study the international relations, idealistic है, realistic है, मार्क्सिस्ट है, फंक्शनलिस्ट है, ना सिस्टम थ्योरी। ये भी जो है आप लोग कहीं पे भी कुछ भी मैप जो है वो नहीं कर पा रहे होंगे। फिर आपके पास आता है की कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, सिक्योरिटी एंड पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, डिटरेंस है ना, ट्रांजिशनल एक्टर्स है, कलेक्टिव सिक्योरिटी है, वर्ल्ड कैपिटल्स इकोनॉमी। ये भी कहीं पे अभी आप तक कुछ खास मैप जो है वो नहीं कर पा रहे होंगे। सेवेंथ पॉइंट आप यहाँ पे देखो, सेवेंथ है ना, ये बाकी के पॉइंट्स देखते हैं अभी इसके। अभी पेपर सेकंड का ए पार्ट ही अपन डिस्कस कर रहे हैं सर। यहाँ पे चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है, राइज ऑफ द सुपर पावर्स कैसे हुआ, स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलरिज्म कैसे हुआ, आर्म्स रेस आप वगैरह आपके पास कैसे आती है, न्यूक्लियर थ्रेट कैसे आता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है, एम्स एंड अचीवमेंट्स क्या है, कॉलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन क्या है, यूनिपोलैरिटी है, अमेरिकन हेजेमनी है, रिलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। आपको नहीं लगता वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये सब हम पढ़ते ही हैं? यस करिश्मा, पढ़ते नहीं पढ़ते? Yes, sir. ये सारा पढ़ते हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कैसे हुआ, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कैसे हुई, सीएमए काउंसिल ऑफ द म्यूचुअल इकोनॉमिक्स कैसे हुआ, थर्ड वर्ल्ड डिमांड और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे बना। आपको पता है ये पूरा हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास यूनाइटेड नेशंस आता है, एनविसेज रोल एंड एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ यूएन एजेंसीज आपके पास क्या क्या रही है। फिर रीजनलिज्म आपके पास, यूरोपियन यूनियन क्या है, एशियन क्या है, एपेक क्या है, आर क्या है, नेफ्टा आपके पास क्या है, ये भी हम पूरा का पूरा पढ़ता है। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस वगैरह, न्यू टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। मेरे को बताओ क्या इनके करंट अफेयर्स छोड़ करके जा सकते हो कि यूपीएससी में, इररिस्पेक्टिव आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो? यस, नो, नहीं छोड़ के जा सकते हैं। करेक्ट। अब ना पार्ट बी देखो इसका, पेपर 2 का पार्ट बी वापस से देखो। आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो सब्जेक्ट होता है एज इट इज पढ़ा है इसके अंदर, और आईआर तो पढ़ना होता ही है। यस, आईआर तो पढ़ना होता ही है। अब इसको समझिए। सो अगर मैं इंडिया एंड वर्ल्ड इसको देखो, एक एक पॉइंट पूरा आईआर का सिलेबस है ये। इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपके पास यहाँ पे क्या रही है, डिटरमिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी आपके पास क्या क्या रहा है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? ये सर ये पढ़ना होता है। डिफरेंट फेजेस क्या क्या रहे हैं, करंट रोल इसका आपके पास यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड साउथ एशिया, यस, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है?
यस सर पढ़ना है। पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या क्या रही, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या क्या है, पूरा पढ़ते हो। साउथ एशिया के अंदर फ्री ट्रेड एशिया आपके पास क्या है, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी आपके पास क्या है, इंपेडिमेंट्स ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स आपके पास अभी क्या क्या चल रहा है, इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ माइग्रेशन का क्या है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, इंसर्जीज बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या क्या है, पढ़ने की नहीं पढ़ने, बताओ। ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा ये तो। इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, रिलेशनशिप विद अफ्रीका कैसी है, लैटिन अमेरिका कैसा है, लीडरशिप रोल इन द डिमांड ऑफ द NIU एंड WTO नेगोशिएशंस। फिर इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ द पावर, यूएसए के साथ इंडिया का रिलेशनशिप कैसा है, EU के साथ कैसा है, जापान के साथ कैसा है, चाइना के साथ कैसा है, रशिया के साथ आपके पास कैसा है। इंडिया एंड द UN सिस्टम, रोल इन UN पीस कीपिंग में इंडिया का क्या रोल रहा है, डिमांड फॉर द परमानेंट सीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया एंड द न्यूक्लियर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या है। ये ना एंटायरली वर्ड बाय वर्ड आप देखते हो, IR सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपके पास बनता है। क्या आप IR को छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो क्या, से क्या आप IR को छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हो। यस, वंस अगेन करिश्मा, क्या लगता है IR छोड़ सकते हो। No, so that अगेन is 50% पूरा का पूरा पेपर आपके पास इसमें से आया। तो आपको नहीं लगता, इररिस्पेक्टिव आप चाहे फिजिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो, PSIR का 50% तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर PSIR ही रखो ना फिर। that कितना would ड्यूरेशन कितनी कम हो जाएगी। yes 10x month. यस, सो 10x स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमारा बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है वो कौन सा होता है, PSI. PSIR होता है। यस, समझ आया बाकी सब लोगों को कि कैसे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मैपिंग, समझ आई ना। यही मैपिंग मैं आपको अभी एंथ्रोपोलॉजी में भी दिखा रहा था, यही मैपिंग मैं आपको सोशियोलॉजी में भी दिखा रहा था, और यही मैपिंग अब हमने यहाँ पे PSIR में भी देखी। तो जो एक्चुअल हमारा कंसर्न होता है मैप करने का, वहां पे तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स, कोई इससे मैप कर गया, कोई इससे मैप कर गया, बट अब यहाँ पे देख रहे हो कितनी ह्यूज मैपिंग है। पूरा का पूरा 50% सिलेबस इररिस्पेक्टिव, इवन इफ यू टेक एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, तो भी PSIR का 50% तो पढ़ना ही पढ़ना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। अग्री, Yes. करेक्ट। तो इन दैट वे हमको जो है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरीके से एक इन्फॉर्म्ड वे में, अब जब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करोगे, अब बताओ आपके पास एक कंप्लीट क्राइटेरिया है, आपके पास एक कंप्लीट एनालिसिस है, क्या एक चॉइस आपकी गलत हो सकती है, नहीं। अब आपको एक अपना किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट को ऐसे पूरा एक डिस्कस करके, पूरा एक एनालिसिस करके अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वो चूज करना चाहिए। एंड अब आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू डू अग्री विद दिस, एवरी अदर पर्सन हु आर इन दिस मीटिंग राइट नाउ, अनुष्का है, भूपेंद्र है, काजल, लालू, मनवार अली, मुस्कान, पल्लवी झाला, सानिया बेग, स्नेहा स्नेहा, विराज, विराट, करेक्ट। सो व्हाट इज योर चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट नाउ, व्हाट इज योर चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट नाउ, सी कौन सा है, what is your choice of optional subject out of these three optionals, what is your choice of optional subject? I agree with you sir, PSIR, good one guys, PSIR, good one। तो इस तरीके से हमको ना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। अब बात आती है सर हिस्ट्री की मैपिंग चेक करते हैं। हिस्ट्री को अगर आप देखोगे ना, तो पूरा का पूरा जो हमारे GS पेपर 1 के अंदर जो हिस्ट्री आती है, अगेन वही मिडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है आपके पास, एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये पूरा का पूरा मैप करता है एज इट इज। जितना हम GS के अंदर हिस्ट्री, आप उसका सिलेबस देख लेना। आई वांट टू टेक PSIR ऑप्शनल कोर्स, थैंक यू सो मच विराट, आप अभी उसके अंदर एनरोल जो है वो कर सकता है, ठीक है। आफ्टर दिस सेशन आई विल बी गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ इट। सो क्या चीज आपके पास यहाँ पे है कि हिस्ट्री में आप देखोगे ना, पूरा ऑप्शनल मैप करता है। पूरा GS का जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वो एज इट इज इन डेप्थ के अंदर हमको हिस्ट्री में पढ़नी होती है। तो मैपिंग वाइज PSIR एंड हिस्ट्री मैपिंग बेसिस के ऊपर बहुत अच्छे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आते हैं। सिलेबस जो है आप उसका देख लेना, वर्ड टू वर्ड पूरा का पूरा मैप जो है वो कर जाता है हिस्ट्री के साथ में। बट ना एक प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे ये चीज क्या कर रहा है, भूपेंद्र सिंह इज रिक्वेस्टिंग यू टू स्टॉप AI डिक्लाइन। यस, तो आपके पास यहाँ पे क्या चीज हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या आती है, हिस्ट्री में आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, हिस्ट्री का सिलेबस इज सो वास्ट। अगर PSIR के सिलेबस को हम 4 महीने में खत्म कर देते हैं, तो हिस्ट्री का सिलेबस ओवरऑल खत्म होने में हमको 1 साल के लगभग का टाइम जो है वो लग जाता है ओवरऑल। अगर इन डेप्थ में पूरी अच्छे से हिस्ट्री अगर आप यहाँ पे पढ़ते जो है वो है, तो हिस्ट्री का सिलेबस, क्योंकि आप देखोगे हमारे
जनरल जो हमने जीएस के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ रखी है उसको ही आप लेक्चर्स देख लो, कम से कम 6 महीने में आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो जीएस लेवल की है जो हमने यहाँ पे जो वो आप देखते हुए कंप्लीट होती है। ऑप्शनल लेवल के ऊपर जब मैं डिस्कस करता हूँ तो उसमें करीब करीब मेरे 300 लेक्चर्स जो वो आपके पास यहाँ पे होता है। एंड पीएसआर को हम देखते हैं तो वो 120 लेक्चर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो वो कंप्लीट जो वो हो जाता है। तो ये एक ड्यूरेशन वाइज जब हम देखते हैं तो हिस्ट्री हमारा उतना मैप नहीं करता, करेक्ट। तो आउट ऑफ ऑल दिस बाकी मैपिंग हिस्ट्री की भी आपके पास बहुत अच्छी आपके पास यहाँ पे होती है। एंड सेम थिंग गोज विद, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो तो जीएस पेपर 1 के साथ अलाइंड होगा, वहां पे जियोग्राफी भी सोसाइटी भी थोड़े बहुत आते हैं बट दैट कैन बी हैंडल्ड। तो जीएस पेपर 1 में आपके पास अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसे ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग सो मेनी हिस्टोरिकल एविडेंसेस टू राइट अ गुड ऐसे, बट उसको ड्यूरेशन के ऊपर देखते हो ना तो वो ऑप्शनल टाइम बहुत लेता है कवर करने में। तो ड्यूरेबिलिटी के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री को हम थोड़ा सा साइडवेज कर देते हैं, ठीक है। सो पीएसआर बिकम्स अ बेस्ट चॉइस। एंड इवन अगर आप हिस्ट्री भी एज एन ऑप्शनल लेते हो तो मजे की बात क्या है, पीएसआईआर का 50% तो फिर भी पढ़ना है, पीएसआईआर का 50% तो फिर भी पढ़ना है। सो इररिस्पेक्टिव, कल को जो मेरे को कह रहे थे कि सर हम ना हिंदी लिटरेचर को एज एन ऑप्शनल ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑप्शनल यू चूज, यू हैव टू लर्न 50% ऑफ द पीएसआईआर। अग्री? सो आई होप ये सेशन आप लोगों को जो है पूरा समझ में आया होगा, आपको पूरे क्राइटेरिया समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आई विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस, है ना। सो आपको पूरे क्राइटेरिया समझ में आया होगा कि किस बेसिस के ऊपर हमको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, मार्क्स एंड ड्यूरेशन, एंड देन वो जो मैंने टेबुलर आपको जो वो समझाया था, करेक्ट। एंड देन हमने सिलेबस को भी कंपेयर करके देख लिया कि एक बेस्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट का किस तरीके से जो है वो लेना चाहिए। Understood, everyone? चलिए, so thank you so much for attending this and thank you so much for watching this. And इस सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप जो है वो करते हैं। आई होप अब आप अपना एक बहुत अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो लेंगे। थैंक यू। आई विल बी टेकिंग द Excuse me, क्वेश्चंस, sir. आई एम Excuse टेकिंग me, द sir. क्वेश्चंस। मैं जस्ट गाइस जस्ट मैं जस्ट रिकॉर्डिंग बंद कर Okay, okay, okay. Sorry.